एक सांसद कितने रुपए में खरीदा जा सकता है? पार्टियां अब ट्विटर पे बता रही हैं कि कितने करोड़ में नेता बिकते हैं। तो ये ओपननेस जो आई है सर राजनीति में, कि नैतिकता का चोगा ही उन्होंने उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से अपना नंबर टैली जो है वो राज्यसभा हो लोकसभा हो दोनों जगह पे बढ़ाना है। कारण क्या है? नरेंद्र मोदी कुछ कहें और ना कर पाए तो उनको बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि पिछले 14-15 सालों में उन्होंने वो सब कुछ किया जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं भी आता है। अब जाकर के सब लोग बोल रहे हैं ये तो बेईमान थे जो चले गए। आप भी तो रखे रहे ना, उस समय आप ही इनको सच का सिपाही, इनको शेरनी और ये सारी चीजें बता रहे थे। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा विक्टिम जो है ना, वो अगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो हैं तो लोग मूर्ख हैं। जब जनता की मर्जी चल ही नहीं रही है तो जनतंत्र कैसा है? अब की बार 400 पार का नारा जो है चुनावों के में तो नहीं पूरा हो पाया, क्या लग रहा है जल्दी पूरा हो जाएगा? नमस्कार दोस्तों, एक सांसद कितने रुपए में खरीदा जा सकता है? अगर आपके मन में भी ये कभी जिज्ञासा, कभी सवाल रही हो तो फिर बधाई हो, इसका जवाब मिल चुका है। पार्टियां अब ट्विटर पे बता रही हैं कि कितने करोड़ में नेता बिकते हैं। महाराष्ट्र में भी अब देखिए सांसद बागी हो चुके हैं, बंगाल का चल ही रहा था। संजय राउत ट्वीट करते हैं कि हमारे वाले 15 करोड़ में बिके हैं। महुआ मोइत्रा जवाब देती हैं कि बड़े सस्ते में बिक गए, हमारे वाले तो 4 करोड़ एडवांस भी लिए, 36 महीने तक 1-1 करोड़ लेंगे हर महीने। तो ये ओपननेस जो आई है सर राजनीति में, कि नैतिकता का चोगा ही उन्होंने उतार दिया है। इस ओपननेस का तो हमें स्वागत करना चाहिए, जनता को भ्रम में नहीं रख रहे हैं ये। बेशक स्वागत करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बंगाल से महाराष्ट्र के एमपी जो है हारे नहीं है। जो संजय राउत ने कहा है, उन्होंने भी कहा कि 15 करोड़ एडवांस है, 50 करोड़ तक टोटल ऑफरिंग है। और महुआ मोइत्रा जो कह रही है कि 4 करोड़ एडवांस है, 36 महीने तक 1-1 करोड़, तो 40 करोड़ ही हुआ, है ना? तो 10 करोड़ का फासला अब भी बंगाल के एमपीज के बीच में है। उत्तर प्रदेश, यहाँ भी अब थोड़ा एमपीज जो हैं अपने आप को टटोलें, क्योंकि एक बड़ी दिलचस्प चीज़ उत्तर प्रदेश में भी होने वाली है। नवंबर में उत्तर प्रदेश राज्यसभा जो सदस्य हैं उनका टर्म पूरा होगा, और भारतीय जनता पार्टी का एक वृहत प्लान जो दिख रहा है, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स एनालिस्ट कह रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश उनके लिए एक झटका हो सकता है। फिलहाल 10 राज्यसभा के सांसद हैं जिनका टेन्योर खत्म होगा। इस बार के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा रहा था, तो उतने तो सिक्योर नहीं कर पाएंगे राज्यसभा में शायद, लेकिन नंबर्स चाहिए राज्यसभा के अंदर भी लोकसभा के अंदर भी। टीएमसी की बात हम कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात हम करेंगे ही अभी, आम आदमी पार्टी की बात भी हमको करनी चाहिए। किस तरीके से 10 में से 7 राज्यसभा के सांसद जो हैं वो गए। मतलब लोकसभा के सांसदों की कार्रवाई अभी हम देख रहे हैं, राज्यसभा के सांसदों की कार्रवाई हो चुकी है। मीनाक्षी नटराजन का जिस तरीके से उनका नॉमिनेशन जो है वो रिजेक्ट किया गया और जिस तरीके से वो सीट सिक्योर की गई, एक चीज़ इसमें क्लियरली दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से अपना नंबर टैली जो है वो राज्यसभा हो लोकसभा हो दोनों जगह पे बढ़ाना है। कारण क्या है? मतलब ईगो पे बात आ गई क्या कि हमारा बिल गिर गया था पहली बार? क्योंकि बहुत लोग चलाने लगे कि यार पहली बार ऐसा हुआ, गिर गया, सरकार तो कमजोर हो गई, एनडीए कमजोर हो रही है। ईगो पे बात आ गई, या फिर आगे भी कुछ ऐसे बिल्स आने वाले जिसके लिए 2/3 चाहिए और हमें तैयार होना चाहिए? मतलब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने बार बार कहा कि 400 पार इस बार हमारा नंबर रहेगा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, और वो कह रहे थे कि जब 400 पार नंबर होगा तो संविधान हम बदलेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पहली बात तो ये लोग ये करते थे, दूसरी बात संविधान बदल देंगे, ये वाली बात चलती थी। ये आरोप ही लगे, और इस आरोप के बाद संविधान बचाओ का एक नैरेटिव जो है वो अपोजिशन सेट करने में कामयाब हो पाया। लेकिन ये जो मांग है या ये जो कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कि हम संविधान बदल देंगे या हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, ये कोई नई डिमांड नहीं है, ये कोई नया मांग नहीं है या कोई नया नैरेटिव नहीं है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी, मतलब सब लोग इस बात को जानते हैं कि आरएसएस जो है उसका काडर है सबसे महत्वपूर्ण काडर। 1925 में आरएसएस स्टैब्लिश होता है। 1950 में जब हमारा संविधान लागू होता है, आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर जो है वो लिखता है कि संविधान में भारतीय जैसा कुछ नहीं है। संविधान का सीधे तौर पर वो अपमान करते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं। वल्लभ भाई पटेल जब गृह मंत्री थे और आरएसएस पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया था, उसके बाद भी उन्होंने कहा जब लिफ्ट बैन होने वाला था कि भाई इनको संविधान को मानना होगा, और आरएसएस ने फिर कहा हाँ हम मान लेंगे संविधान को जी। राष्ट्रीय ध्वज जो था तिरंगा आरएसएस के मुख्यालय पे 2000 ईस्वी तक नहीं फहराया जाता था। तो हम लोग जिस चीज को भारतीय मानते हैं, संविधान, भारत के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट या भारत के साथ हमारी आत्मा का जुड़ाव जो है वो संविधान स्टैब्लिश करता है उन कायदों को। आरएसएस इसको नहीं मानता है। तो एक लॉन्ग स्टैंडिंग ओपिनियन भारतीय जनता पार्टी के जो आइडियोलॉजिकल लोग हैं, मैं सिंधिया की बात नहीं कर रहा हूं इसमें, मैं राघव चड्ढा की बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए और जो आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए संविधान जो है बहुत पवित्र चीज कुछ नहीं है। उनके लिए संविधान भारत
कि उनके विचार पर हमला था, तो वो तो बदलना चाहते ही थे और ये नया नैरेटिव सेट होने लगा था। अब उस चीज के लिए मतलब जो आप कह रही हैं क्या कोई नया बिल आ सकता है, क्या ईगो की बात है? ईगो की बात तो होगी ही, ऑब्वियस सी बात है। मतलब नरेंद्र मोदी कुछ कहें और ना कर पाए तो उनको बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि पिछले 14-15 सालों में उन्होंने वो सब कुछ किया जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं भी आता है। मसलन एक उद्योगपति को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाना, जैसे वो प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ये करने में कामयाब हो पाए। इसके लिए भी हमको उनकी जो है सो बड़ाई करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। जैसे मीडिया को कंट्रोल करना, प्रधानमंत्री की क्या हिम्मत है, किसी भी देश के प्रधानमंत्री को मीडिया को कंट्रोल कर ले, मीडिया का नैरेटिव क्या होगा वो तय कर, लेकिन नरेंद्र मोदी कर पाए, तो ये सक्षमता उनकी है। तो नरेंद्र मोदी वो सारे काम भी कर पाए जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो भैया ये तो अधिकार क्षेत्र वाला मामला है, कानून बनाना यही तो काम होता है सांसदों का, प्रधान। तो इस चीज को लेकर तो वो देखेंगे ही। और जब नहीं हो पाया, डिलिमिटेशन लेकर आए, वुमेन रिजर्वेशन बिल का चेहरा था उस पर, है ना, जो कानून बन चुका है उसका बिल दोबारा इनको पारित करना था। तो असल मकसद तो डिलिमिटेशन था, नहीं हो पाया तो बुरा तो लगा होगा। अब उस बुरा लगने को कोर्स करेक्शन भी करना होगा। कोर्स करेक्शन के लिए जरूरी है 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। नंबर्स हमको पता है 362 प्लस होना चाहिए लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर 162 प्लस, 160 से ज्यादा कुछ होना चाहिए, 162 प्लस आई गेस। हाँ, 2/3 245 हम कर लें तो 3 8 24 1 81 200 इंजीनियरिंग छात्र हैं, हम नहीं रहे तो 162 प्लस चाहिए उनको राज्यसभा के अंदर भी। तो वो नंबर्स जरूर ध्यान में होंगे ही। इसमें देखने वाली बात ये है ना निवेदिता, कि फिलहाल राज्यसभा के अंदर लगभग 154 इनके सांसद हो जाएंगे, 8-9 सांसद जो हैं वो कम रहेंगे राज्यसभा में। लेकिन नवंबर में उत्तर प्रदेश से 10 सदस्य इनके कम होने वाले हैं। वहां जो चुनाव होगा वहां 10 के 10 तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी अच्छा खासा नंबर रहा समाजवादी पार्टी का भी। तो उसे कैसे ये ओवरकम करते हैं वो एक स्ट्रेटजी इनकी देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जैसे छोटे चीजों पर निर्भर करेगी, तो वो आउटडोर मैकेनिज्म ढूंढ लेगी। वो शायद राघव चड्ढास और ढूंढेगी अलग अलग पार्टियों में, जहां से उसका नंबर राज्यसभा में बढ़ सके। लोकसभा की बात अगर करें तो 293 ये नंबर था एनडीए का जब ये लोग 2024 में जीते। टीएमसी के बागी सांसदों को अगर हम मिला लेते हैं अभी तो 312-313 के आसपास लोकसभा में इनकी स्ट्रेंथ है। अब भी लगभग 50 सांसद जो हैं वो कम हैं। तो शिवसेना उद्धव साहब के जो 9 सांसद हैं उस पर नजर है। 6 सांसद बागी हो चुके हैं, तो 6 यहां आ गए, 44 बचते हैं। 22 सांसद डीएमके के हैं, और डीएमके से भी बातचीत, मतलब ऐसी बातचीत चल रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि डीएमके को तोड़ने की भी कोशिशें हो रही हैं। इंडिपेंडेंट्स भी हैं और ऐसी पार्टियां भी हैं जो ना इंडिया अलायंस में थी ना ही वो एनडीए में थी, तो क्या उनको शामिल किया जाएगा? क्या सपा में किसी तरह की टूट ये लोग देख रहे होंगे? क्या कांग्रेस के कुछ लोगों के साथ कुछ, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। अभी तो रेड कार्ड आपने बता ही दिया, और ये खुले तौर पर चल रहा है। राज्यसभा सांसद है संजय राउत, लोकसभा सांसद है महुआ मोइत्रा, वो खुलेआम बता ही रही है कि ये सब कुछ चल रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। यानी कि कुल मिला के ये केवल महाराष्ट्र का ऐसा नहीं कि कुछ स्पेसिफिक रीजन है कि महाराष्ट्र जाने, इनको बस सांसद चाहिए तो ये ले रहा है सांसद। अच्छा, महाराष्ट्र में ना कुछ ऐसा नहीं है कि सरप्राइजिंगली अलग सा कुछ हुआ है। लगभग 3 महीने से ये बातचीत चल रही थी, और ये जो स्प्लिट था महाराष्ट्र में होना, मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जुलाई के पहले हफ्ते में होना था। फिर आप देखते हैं 14 या 16 जून को, 14 जून को शायद मातोश्री में उद्धव ठाकरे मीटिंग बुलाते हैं। उस मीटिंग में 4 सांसद पहुंचते हैं, 5 नहीं पहुंचते हैं। उद्धव के गुट की तरफ से जो डैमेज कंट्रोल किया गया या बचाने के लिए जो कहा गया कि 5 सांसद ऑनलाइन जुड़े थे और 4 सांसद फिजिकली उन्होंने अटेंड किया था। तो उद्धव गुट जो है उनका भी ये कहना है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र घूमते नहीं है, मुंबई में बैठे रहते हैं। तो उद्धव ने घूमना शुरू किया, आदित्य ने घूमना शुरू किया महाराष्ट्र। तो ये कोशिश करने लगे थे कि जो अपने लोग हैं वो जुड़े रहें हमारे साथ। इसीलिए जो चीज जुलाई के पहले हफ्ते में होनी थी उसको फास्ट पेस कर दिया गया कि तुमको मौका नहीं देंगे। और इसलिए ये चीज हमें अभी दिख रही है जब 6 सांसद जो है वो बागी हो चुके हैं 4 साल बाद, जून 2022 आई गेस। हाँ, जब शिंदे साहब ने एक अलग फैक्शन बनाया और शिंदे साहब को असली शिवसेना उनके फैक्शन को बताया गया, और उद्धव साहब को कहा गया तुम नकली वाले हो। मतलब शिवसेना उद्धव गुट बन गया। बाला साहब ठाकरे के बेटे जो हैं वो नकली शिवसेना ग्रुप के नेता हैं, और असली शिवसेना ग्रुप नकली नहीं है, शिवसेना उद्धव गुट, और असली शिवसेना ग्रुप के नेता जो बन गए वो शिंदे साहब। 4 साल बाद फिर से वही स्थिति उद्धव ठाकरे के सामने इमर्ज हो रही है। तो एक तो ये पैसा वैसा लोभ वोभ जो है वो सारी चीजें हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से हिमंता भारतीय जनता पार्टी में गए या जिस तरीके से सुवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में गए और सीएम है अभी, तो जो डर है और ईडी की कार्रवाइयां
बिल्कुल। किनके खिलाफ ज्यादा होती है, क्या कन्विक्शन रेट है उसमें, कैसे कैसे मुख्यमंत्रियों को भी जेल में डाल दिया जाता है। तो लोभ तो है ही पैसों का, इसके साथ डर भी है। तो इन सारे उपक्रमों का प्रयोग करके मुझे लगता है नंबर गेम जो है उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसमें महाराष्ट्र इसलिए क्योंकि हर कोई ये देखता है ना कमजोर खिलाड़ी कौन है। हाँ। तो पहले कमजोर खिलाड़ी जो हैं, जिनकी नब्ज पे आप ज्यादा जल्दी हाथ रख सकें, उनको हथियाने की कोशिश कर रहे होंगे। राजद के तो 4 ही हैं सांसद, लेकिन अभी उस पर हाथ नहीं डाला गया क्योंकि लालू अभी जीवित हैं। अखिलेश यादव मजबूत आदमी हैं, अभी उन पर हाथ नहीं डाला गया दिखा है। भी दिया था। जी, कांग्रेस पर हाथ अभी नहीं डाला गया है। अब देखिए ना, आम आदमी पार्टी पे हाथ डाला गया, टीएमसी के ऊपर हाथ डाला गया, शिवसेना के ऊपर हाथ डाला गया। फिलहाल क्षेत्रीय पार्टियां टारगेट पे हैं क्या? आप देखिए क्षेत्रीय पार्टियां अगर टारगेट पे तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आप देखें तो टेक्निकली कुछ हैं, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 2 पार्टियां हाँ, दिखती बड़ी हैं। पार्टियां टेक्निकली और भी पार्टियां हाँ, हैं, क्षेत्रीय पार्टियों पे भी नहीं। अब एक चीज पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है, और मैं गलत हो सकता हूं, एनालिसिस गलत हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं दिखती है उस पार्टी की। कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। भाई आप जो है तीर्थ यात्रा भी करवा रहे थे, आप हनुमान चालीसा भी पढ़वा रहे थे। आम आदमी पार्टी नहीं कहा कि नोट पे लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति हर होनी मंगलवार चाहिए। को आप मंगलवार को वो हनुमान चालीसा आएगा करवाते हैं, ये सब करवा रहे थे। तो जो हिंदुत्व राजनीतिक कॉन्सेप्ट जो है उसको अलाइन करते हुए भी आम आदमी पार्टी कभी कभी दिखी, कभी कभी वो बेहद लेफ्टिस्ट भी होती हुई दिखती है। तो कोई स्पष्ट विचारधारा तो थी नहीं, और बहुत ज्यादा अलाइन कर रही थी वो हिंदुत्व वाले आइडियाज के साथ, सॉफ्ट हिंदुत्व आप कह सकते हैं। टीएमसी जो है विपक्ष के जितने मुद्दे थे उसके साथ बड़ी गंभीरता से कभी आई नहीं, और महत्वाकांक्षा गजब की दिख रही थी ममता बनर्जी के अंदर भी। जब इंडिया अलायंस का गठन भी हुआ तो महत्वाकांक्षा तो दिखती ही थी। और ऊपर से ममता बनर्जी का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रहा है उस पर बहुत सारे आरोप भी लगे, और पश्चिम बंगाल की स्थिति उतनी अपग्रेड भी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी एक सक्षम नेतृत्व के तहत। तो कमजोर कड़ियां जो है ना वो शायद आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कहां पे हम लोगों को तोड़ सकते हैं। इसलिए पहले उन जगहों पे डाला जा रहा है हाथ। महाराष्ट्र की बात हम कर रहे हैं, शिवसेना, मतलब शिवसेना महाविकास अघाड़ी जो बना था, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन, वो बिल्कुल अननेचुरल गठबंधन था। शिवसेना का आइडिया और कांग्रेस का आइडिया बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। शिवसेना कहाँ सावरकर वाली वही तो कट्टर, वो तो जैसे आप आम आदमी पार्टी की बात करें वो सॉफ्ट हिंदुत्व ठीक है, लेकिन शिवसेना और उद्धव वाली जो है, और उद्धव जो है वो तो कट्टर हिंदुत्व वाली विचारधारा से आते हैं। तो क्योंकि ये मिले नहीं इसीलिए तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि 2022 में कोशिश हुई, फिर इलेक्शन हुआ, फिर सरकार भी उस समय पलटी गई थी, सारी चीजें। ये बात बिल्कुल ठीक, मिले नहीं इसलिए तोड़े जा रहे हैं, ये तो एक चीज है। लेकिन तोड़ा किसे जा रहा है? जिनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, या आइडियोलॉजी उसके साथ रन नहीं कर रही है जिसके साथ फिलहाल ये चल रहे हैं। मतलब उद्धव ठाकरे या शिवसेना की आइडियोलॉजी जो रही है ट्रेडिशनली, वो इंडिया अलायंस की आइडियोलॉजी के साथ रन नहीं करती है। तो इनको भी दिखता है कि शायद वहां पे एक स्कोप बन सकता है। और उससे ज्यादा बड़ी बात है कि कितना लोभ हम दे सकते हैं, कितना जो है हम लालच दे सकते हैं, कितना हम डरा धमका सकते हैं, वो चीज भी होती है ना। और एक इंटरनल तो हमेशा रहता है ना बायस, यार इनको तो हम शायद इस आइडिया पे भी खींच सकते हैं। मतलब आप तमाम चीजों के, मतलब जब आप किसी को तोड़ते हैं, पोच करते हैं, तो पोच करने में केवल सैलरी नहीं ऑफर की जाती, पोच करने में बहुत सारी चीजें, वर्क कल्चर अच्छा होगा, मैं तुम्हारे दोस्त की तरह दिखूंगा, अरे मैं और तुम तो एक ही चीज चाहते हैं, ये सब कुछ होता है। तो मुझे लगता है विधायक और सांसद पोच करते हुए भी ये सारी चीजें होती ही होंगी, मतलब केवल नंबर गेम तो नहीं होगा। हाँ, तो थोड़ा सा अब इधर भी आते हैं। ये लोग जब बहुत नाराजगी दिखा रहे हैं और रेट कार्ड बता रहे हैं, चाहे महुआ मोइत्रा हुई, संजय राउत हुए। अब जैसे एक मान लीजिए एक कंपनी है जहाँ पे एक कर्मचारी है जिसका मिजाज कंपनी से मेल नहीं खाता है, लेकिन वो कंपनी के साथ काम कर रहा है और वो बाद में चला जाता है, तो सवाल कंपनी पे भी उठता है ना कि आप रखे हुए क्यों थे। अब जाकर के महुआ मोइत्रा जो है रेट कार्ड बता रही की, और सब लोग बोल रहे ये तो बेईमान थे जो चले गए, जो ये कमजोर लोग थे, ये लोग बिके हुए लोग थे। आप भी तो रखे रहे ना, उस समय आप ही इनको सच का सिपाही, इनको शेरनी और ये सारी चीजें बता रहे थे। नहीं, इसमें मेरा ओपिनियन थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए कि सैनिक घोष का आप एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल उनका मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पॉपुलर कल्चर में वो बहुत ज्यादा नामचीन हुई, और इन्हीं चुनावों में हुई। चुनाव तो भाई अभी 2 महीने पहले पूरे हुए हैं। उस वक्त स्टार प्रचारक थी, उनके होठों पे मक्का दिल में मदीना था, जो वो गाने गा रही थी। वो बड़े आक्रामक तरीके से सदन में भी और सड़क पर भी मोदी और शाह के खिलाफ बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के खिलाफ बोल रही थी। ममता बनर्जी के सबसे जुझारू सिपाही के रूप में अपने आप को पेंट कर रही थी, अपने आप को शो कर रही थी। तो वहां तक तो सब कुछ ठीक दिखता है। मतलब केवल मैं टीएमसी के स्थिति के हिसाब से बात कर रहा हूं। उसके बाद एकदम से बदला,
तो पार्टियां कसूरवार हो सकती हैं, बिल्कुल होंगी ही होंगी जहां से कोई छोड़ के जा रहा है, लेकिन जब आप टाइमिंग देखेंगे और जब आप स्थितियां देखेंगे, जैसे 2023 का केस है जिस केस में ईडी ने इनकी क्वेश्चनिंग की है, कुंतल घोष वो गिरफ्तार हुए, उन्होंने सायोनी का नाम लिया जब सायोनी यूथ विंग के अध्यक्ष थी और कुंतल घोष यूथ विंग के ही एक नेता थे। तो स्थितियां और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये बताती हैं कि पार्टियों का कसूर हो सकता है हो कि आप जोड़ के नहीं रख पाए, आप इतना कन्विक्शन डेवलप नहीं करवा पाए, इतनी मजबूती अंदर डेवलप नहीं कर पाए अपने नेताओं के, चाहे कोई भी स्थिति हो वो आपके साथ हो जाए। तो ऐसा कहीं होता नहीं है। हाँ। सोचिए ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो राहुल गांधी के दोस्त बताए जाते रहे मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर, वो भी चले गए, पूरा खानदान उनका कांग्रेस के साथ, मुख्यमंत्री बनने का एक लालच रहा होगा, लेकिन अभी तो कोई मतलब मुख्यमंत्री तो कहीं से दिखते नहीं है फिलहाल होते हुए वो। तो लोभ, लालच, डर, स्थितियां ये होती हैं। और ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने आइडियाज पे कभी काम किया नहीं। आइडियाज पे अगर वो काम करते और आइडियाज को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते तो शायद ये स्थिति थोड़ी सी कमतर दिखती। लेकिन यहाँ पे ना कौन कसूरवार है ये छोड़ देते हैं एक बार को। जो लोग कर रहे हैं, जिनके साथ हो रहा है, विक्टिम ब्लेमिंग तो क्यों ही करें हम, वो तो पार्टी टूट रही है ना अभी विक्टिम ब्लेमिंग पे मैं आऊंगी, आप कंटिन्यू करिए पहले फिर मैं कर दूं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा विक्टिम जो है ना, वो अगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो हैं, तो लोग मूर्ख हैं। और लोगों में हम भी आते हैं और लोगों में वो लोग भी आ रहे हैं जो हमें सुन देख रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ कितनी बड़ी गद्दारी और कितना बड़ा साजिश इस लोकतंत्र के साथ हो रहा है, तो आप मूर्ख। सिंपल सा डाटा आप देखिए, एनडीए चुनाव लड़ती है और इंडिया अलायंस चुनाव लड़ती है, दो गठबंधन जो है लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं। निवेदिता 43.80% वोट शेयर जो है वो एनडीए का है, 41.48% वोट शेयर इंडिया अलायंस का है। मतलब वोट शेयर में डिफरेंस जो है 2-30-32 और 2.32% का है। अच्छा। वोट शेयर का कुल 15 मिलियन वोट जो हैं वो ज्यादा मिले हैं एनडीए को इंडिया के बनस्पत। 167 पॉइंट समथिंग ये इंडिया अलायंस को मिला है और 182 पॉइंट समथिंग मिलियन वोट्स जो हैं वो एनडीए को मिला है। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई इस देश के सारे लोग जो हैं वो आपको चाह रहे हैं। टीएमसी के लोग जो हैं उन्होंने तो बीजेपी के खिलाफ वोट किया है ना। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद जो जीते हैं वो तो बीजेपी के खिलाफ जीते हैं ना, या बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए उसके खिलाफ जीते हैं। लोगों ने बीजेपी या एनडीए के कैंडिडेट के खिलाफ 28 सांसद हैं, 29 है 28 या 29 सांसद जो टीएमसी के हैं उनको बीजेपी या एनडीए के खिलाफ वोट देकर जिताया है लोगों ने। ऐसे ही शिवसेना उद्धव गुट के जो 9 सांसद हैं उनको बीजेपी या एनडीए के खिलाफ वोट देकर लोगों ने जिताया। लेकिन अब क्या होगा, उन 28-29 सांसदों में से 20 सांसद बीजेपी के खेमे में जाते हुए दिख रहे हैं, इन 9 में से 6 सांसद जो हैं वो बीजेपी के खेमे में जाते हुए दिख रहे हैं। तो वो जो लोग हैं जिन्होंने इनको चुना उनके साथ तो धोखा है ना, मैंडेट का तो अपमान है, जन भावना का तो अपमान है। अब जब जनता की मर्जी चल ही नहीं रही है तो जनतंत्र कैसा है? मतलब सवाल तो ये है ना, सबसे मेजर और सबसे जो गहरा सवाल है जिसके बारे में सोचना पड़ेगा। अब सोचिए, वोट चोरी का आरोप लग रहे थे इस पार्टी के ऊपर, इस सरकार के ऊपर कि भाई जो इलेक्शन कमीशन है उसके साथ मिलकर वोट चोरी किया जा रहा है। एसआईआर पे काफी आलोचना हुई कि एसआईआर के जरिए अपनी मर्जी के वोटर्स को सिलेक्ट किया जा रहा है। मतलब पहले वोटर जो है वो सरकार चुनते हैं, लेकिन सरकार अभी वोटर चुन रही है ना। ये आरोप उनके ऊपर लगे, लेकिन अभी तो ना वोट चोरी चाहिए, ना एसआईआर चाहिए, हम सीधा सीट ले लेंगे, हम सीधा खरीद फरोख्त कर लेंगे। ये पैसा कहां से रहा होगा? एक सवाल तो ये भी बनता है। सोशल मीडिया पे एक दिलचस्प टिप्पणी मैंने पढ़ी कि अभी देख लीजिए, अभी तो ऐसा हो रहा है ना कि लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। कोई एनसीपीआई है जिसके टोटल 3 लोग चुनाव लड़े, उसमें से भी एक निर्दलीय, 7 लोगों ने नामांकन भरा था त्रिपुरा में। इवेंचुअली 3 लोग लड़ते हैं चुनाव और तीनों को मिला के कुल 1100-1200 वोट मिलता है, नोटा से भी कम। हाँ, तो कुल मिला के 1100-1200 वोट। और वो एनसीपीआई एक रात सोती है, उठते हैं तो उनको पता होता है 20 सांसदों वाली पार्टी बन गए, सिक्योरिटी लग गई बाहर। समझ के देखिए ना, एनडीए में सबसे बड़ा दल मेरे हिसाब से शायद एनसीपीआई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का वरदान जो है वो एनसीपीआई जैसे पार्टीज को मिल जाए। तो दरअसल क्या है, लोगों का जो मैंडेट है उसका तो कोई मतलब रह नहीं गया है। और अब क्लियर सी बात है, चलो यार छोड़ो, अब वोट चोरी गंदा काम नहीं करेंगे, तुम जीत जाओ, बाद में हम देख लेंगे। फिर तो ये चल रहा है। तो अभी लोग पार्टी छोड़ के किसी भी पार्टी में मर्ज हो रहे हैं, किसी भी पार्टी में जा रहे हैं। कल की डेट में जो फंडर है, जो इन्वेस्टर है, जिसका पैसा लगा वो तो सीधे खुद भी खरीद सकता है। और क्या बैकग्राउंड में ऐसा कुछ हो रहा है क्या? मतलब ये भी सवाल उठता है
कि क्यों हमारी नीतियां जो हैं पूंजीवादी होती हुई दिख रही हैं। तो एक सवाल तो ये भी उठता है, तो कौन खरीद रहा है दरअसल? यही बात है, सोचें कौन बस। खरीद रहा है, इस पे बात ही नहीं कोई करता। अब देखिए विक्टिम वाली जो बात थी, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए हमारे इस पे तो न्यूज चलती नहीं है। जो कथित मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो बताएगा नहीं कि इस तरह से सरकार पार्टियों में तोड़फोड़, सरकार में बैठी पार्टी दूसरी पार्टियों में, विपक्ष में तोड़फोड़ करा रही है। वो खबर चला रहे हैं कि विपक्ष की आपसी फूट इतनी है कि इनके सांसद चले जा रहे हैं। खुद से उठे एक दिन, उनको लगा कि अरे यार बहुत गड़बड़ है विपक्ष में, मैं जा रहा हूं। इस तरह से खबर चल रही है और कहा जा रहा है कि क्योंकि इनके नेता सुनते नहीं हैं, बहुत ज्यादा असंतोष है विपक्ष की पार्टी में, चाहे कांग्रेस की मान लीजिए, बहुत असंतोष है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, इसीलिए युवा नेता चले जा रहे हैं, कांग्रेस को अपनी सारी चीजें सुधारनी होंगी। इस तरह के मैंने बहुत सारे एक्सप्लेनर्स देखे, चाहे लिखित में और एक दो न्यूज चैनलों पे। तो अब देखिए क्या इसमें भी तो कुछ, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग की बात हो चुकी है जब इलेक्शंस वगैरह वाली सारी चीजें चल रही थी कि हाँ थोड़ा सा विपक्ष को भी ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा एक्टिव भी रहने की जरूरत है। हालांकि ये विक्टिम ब्लेमिंग ही है, ये बताते हुए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि पूछना जरूरी है। तो पूरा का पूरा ये जो दोष दिया जा रहा है कि नहीं आपको भी अपने अंदर की चीजों को, खामियों को सही करना पड़ेगा। भाजपा में कुछ भी हो, एक पैटर्न है, एक हायरार्की है जिसको सारे नेता सुनते हैं, वो कांग्रेस में नहीं है। कुछ लोग टू मच डेमोक्रेसी की बात कहते हैं, क्या वो भी एक फैक्टर है उसमें? ये मुझे ज्यादा बड़ा फैक्टर जो मैंने पहली बात की है कि आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग नहीं है लोगों की। आपके आइडियाज फिक्स होने चाहिए और इस वक्त जो माहौल है उस हिसाब से जो लीडर है आपका उसको ज्यादा सशक्त होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए। मतलब आपकी मर्जी जो है, आप जिस तरीके से, मतलब आइडियाज कौन तय करेगा? आइडियाज तो लीडर तय करेंगे। अब जैसे कांग्रेस का एक आइडिया है, उस आइडिया के साथ राहुल गांधी अगर अलाइन करते हैं, उनके भाषणों से ऐसा लगता है कि उस आइडिया के साथ वो अलाइन कर रहे हैं, तो उस आइडिया के खिलाफ आपको पार्टी में जो भी दिख रहा है उसको निकालिए। मौका मत दीजिए कि वो आपको छोड़ के चला जाए। राहत इंदौरी साहब का शेर बड़ा अच्छा है, निवेदिता, इसमें कि मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। तो बेइज्जत होने का मौका खुद मत ढूंढिए। अरे कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस के आइडियाज के खिलाफ लगातार बोलते हैं। कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो राहुल गांधी को पप्पू कहते रहे बहुत दिनों तक, जो वंशवाद के आरोप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे लगाती है। कांग्रेस में मौजूद कुछ नेता हैं जो राहुल गांधी पे लगातार ये आरोप लगाते रहते हैं, प्रियंका गांधी को हथियार बना के। लेकिन वो माननीय सम्माननीय बने हुए हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उस बड़े नेता के पैर छूते हुए दिख जाते हैं। क्यों है वो आदमी पार्टी के अंदर? क्योंकि जनता के बीच जो भावनाएं जाती है, परसेप्शन आपका बनता है, वो खराब बनता है। तो वो नहीं बनना चाहिए। और इसी तरीके से शिवसेना हो चाहे टीएमसी हो, आइडियोलॉजिकली आप कितना ट्रेन कर पा रहे हैं अपने लोगों को और करप्शन से कितना दूर रख पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे तो इतना सा भी दाग अगर आपके ऊपर होगा तो वो दाग बहुत भयंकर बना दिया जाएगा और उस दाग को धोने का फिर एक ही मशीन रहेगा और जिसको दाग पसंद नहीं होगा वो उस मशीन में जाएगा, जिसे बीजेपी की वॉशिंग मशीन लोग कहते हैं। सोशल मीडियाज के ऊपर भी और एक्सपर्ट्स, कमेंटेटर्स, पत्रकार, हर जगह ये अब तो बड़ा आम हो गया है। जिस तरीके का स्प्लिट हमने शिवसेना में देखा, पहला शिंदे गुट उद्धव गुट जब बना, या एनसीपी में हम देखते हैं जब अजीत पवार का फैक्शन जो है असली एनसीपी बन जाती है और शरद पवार जो है झुंझुना बजाते रह जाते हैं बेचारे। टीएमसी अब असली टीएमसी बिना ममता बनर्जी वाली हो जाए, हो सकता है, संभव है, एक संभावना दिख रहा है वैसा ना। तो भाई आपके ऊपर इतना सा भी दाग अगर होगा तो आपको बीजेपी के वॉशिंग मशीन की ही जरूरत पड़ेगी। तो आप दाग लगने ना दें। जो सुप्रीम लीडर्स हैं अलग अलग पार्टियों के, उनको इस चीज को ध्यान में रखना होगा और जो दागदार दिख रहा है उसको तुरंत अपने सिस्टम से बाहर करिए ताकि आपका परसेप्शन एक मजबूत नेता का बना रहे। एक आखिरी सवाल है मेरा जिसपे मैं टिप्पणी चाहूंगी। 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा जो है चुनावों के में तो नहीं पूरा हो पाया, क्या लग रहा है जल्दी पूरा हो जाएगा? जो विपक्ष मुक्त भारत की एक ये लोग संकल्पना किए थे, परिकल्पना किए थे, वो विपक्ष मुक्त भारत, और इस तरह से अगर चलता रहा तो 400 पार तो दिख ही रहा है कुछ। अब देखिए जो चीजें कानूनी है ही नहीं उसके बारे में टिप्पणी तो क्या की जाए। लेकिन 400 पार बहुत महत्वाकांक्षी चीज मुझे दिखती है। उसके लिए अखिलेश यादव को मैनेज करना होगा, जो फिलहाल होता हुआ बड़ा मुश्किल दिख रहा है। क्योंकि अखिलेश के चांसेस लोकसभा चुनाव में वो जिस तरीके का उन्होंने परफॉर्म किया और विधानसभा चुनाव सिर पे हैं, 2027 में चुनाव है ही और अखिलेश मुख्यमंत्री के मतलब दावेदार क्या हैं, हो सकते हैं मुख्यमंत्री बने 27 के विधानसभा चुनाव में। योगी और मोदी या बीजेपी की आंतरिक टसल। अच्छा, इस सब खबरों के बीच में हम इस बारे में बात ही नहीं कर पाते या इस बारे में बात होती ही नहीं है कि बीजेपी के अंदर भी तो आंतरिक कलह चल ही रहा है। केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी के बाद कौन, ये सारी बहसें तो है ही। बस उनकी बिडिंग करने वाला कोई नहीं है, दाम लगाने वाला कोई नहीं है। दाम किसके पास है? इलेक्टोरल बॉन्ड से किसको चंदा मिला है, किसके बैंक खाते फ्रीज होते हैं, ये खबरें आप देख लीजिए। दाम होगा तब तो बिडिंग करेगा कोई।
मामला यह है कि कलह के कारण चुनावों में मुझे लगता है 27 के चुनावों में अखिलेश यादव विल बी अ सीरियस प्लेयर। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको मैनेज किया जा सकता। अब 37 सांसद हैं, उसके बिना 400 कैसे आप पार कर पाओगे। राहुल गांधी 99 सांसद कांग्रेस के हैं, वो भी आपको चाहिए ही होंगे। मतलब 99 और 37 आप जोड़ते हैं तो 136 तो ये हो जाते हैं। फिर लेफ्ट पार्टीज के सांसद हैं, राजद के हैं। तो बहुत सारी टिप्पणियां हम ना भी करें तो 136 तो कांग्रेस और सपा मिला के हो रहे हैं। 543 में से 136 आप घटा दें तो भी 407 बचता है। तो 400 पार बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मुश्किल काम जो है नरेंद्र मोदी करते हैं, मैंने पहले सवाल में भी आपको बताया था, जो अधिकार क्षेत्र में नहीं है नरेंद्र मोदी ने वो काम भी बहुत सफलतापूर्वक किया है। जैसे मीडिया को कंट्रोल कर लेना, ठीक है, जैसे बाबाओं को, जो धार्मिक बाबा हैं, उनको अपने सपोर्ट में नैरेटिव गढ़ने पर मजबूर कर देना या इस तरह का माहौल बना देना कि वो नैरेटिव गढ़ने लगें। तो बहुत सारी चीजें नरेंद्र मोदी जो हैं वो अधिकार क्षेत्र के बाहर वाली भी सफलतापूर्वक करते हैं। इसलिए कभी कभी आभास होता है कि नरेंद्र मोदी जब कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, वो बायोलॉजिकल ही हैं, ये माने। लेकिन कुछ दिव्य शक्तियां तो उनके पास मुझे लगता है कि हैं। लोग खिंचे चले आते हैं उनके पास, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे विपक्षी पार्टियों के सांसद विधायक हों, चाहे आध्यात्मिक कहने वाले अपने आप को बाबा लोग हों। एक मैंने कमेंट पढ़ा था कि शुक्र है कम से कम अभी भी चुनाव करवा के जीत रहे हैं। तो चुनाव होते रहना चाहिए। बतौर पत्रकार, बतौर नागरिक हम तो यही चाहते हैं कि चुनाव हो और सांसद जो चुने जाओ अपनी पार्टी के सांसद रहे, जनता के लिए काम करें। हम वोट दे रहे हैं, यहाँ जा रहा है वहाँ, इसका क्या मतलब है कि मतलब हर जगह से जा करके नदियां वहीं मिल जा रही हैं। ये नहीं होना चाहिए। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? आपकी जो टिप्पणी है कमेंट करके बताइए। वीडियो अंत तक देखा, अच्छा लगा है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करना फ्री होता है तो कर दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।